अस्सलामुअलैकुम। अरूबा स्पीच एंड लैंग्वेज वॉइसेस में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है। वो ये है कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की हेयरिंग इम्पेयरमेंट का सामना कर रहे होते हैं, सोसाइटी का उनके कॉक्लियर इम्प्लांट या हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए हेयरिंग एड्स जो यूज करते हैं उस पे क्या इम्पैक्ट होता है। पेरेंट्स ये फैसला तो कर लेते हैं कि उनको अपने बच्चों का हेयरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट करवाना है, तो उसके बाद सोसाइटी की तरफ से उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सोसाइटी का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। हमारे साथ आज मिस जेनेट हैं, जो एक एक्सपीरियंस स्पीच थेरेपिस्ट हैं और वो ऐसी फैमिलीज के साथ काफी करीबी काम कर चुकी हैं। आज हम जेनेट के साथ ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह का फैमिली पे प्रेशर होता है, पेरेंट्स पे प्रेशर होता है, और अगर कोई और ये फैसला करना चाह रहा है तो वो किस तरीके से इस प्रेशर को डील कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू सो मच, आप इतने एक क्रिटिकल सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो लाइट जो है अपनी शेड कर रही हैं। आई थिंक इसके बारे में हमें डिस्कशन जो है करनी चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स के रोल को या पेरेंट्स का जो उस वक्त सिचुएशन होती है ना उसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। जी। बिल्कुल। सबसे पहले ये बताएं। बिल्कुल सही कहा जी। जेनेट आपने। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जब एक बच्चे का हेयरिंग इम्पेयरमेंट डायग्नोसिस हो जाता है तो उसके बाद पेरेंट्स पर सोसाइटी का पहला प्रेशर क्या होता है, या सोसाइटी जो है पेरेंट्स को किस तरीके से प्रेशराइज कर रही होती है, क्या उन्हें सपोर्ट मिलता है, या कभी कभी ये जस्ट एक तनकीद की जाती है पेरेंट्स पे, या उनको ब्लेम किया जाता है कि अगर आपके बच्चे की हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो वो आपकी वजह से है। ये एक बहुत ही मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए टफ सिचुएशन होती है, क्योंकि जैसे आपने कहा जो हमारी सोसाइटी है वो इतनी वेलकमिंग नहीं है हम्म। अ, बच्चों को। क्या वो तो पेरेंट्स के लिए भी इतनी जो है वो एक टफ सिचुएशन हो जाती है। इतनी क्रिटिसिज्म उनको फेस करना पड़ता है ना पेरेंट्स को सोसाइटी की वजह से। अब सोसाइटी में फॉर एग्जांपल एक तो बाहर के लोग हैं, अपनी ही फैमिली के लोग, फैमिली में हो या फ्रेंड्स हो जाए, आपका जो क्लोज सर्कल होता है उसमें ही आपको जो है पेरेंट्स को इतना ज्यादा प्रेशर जो है वो देना शुरू हो जाते हैं कि इस बच्चे का कोई फौरन से कुछ करो, कैसी मदर हो आप तो कुछ कर ही नहीं रही हो, ऐसे ही बैठी हो। मतलब इस तरह की चीजें जो पेरेंट्स को और ज्यादा मुझे लगता है इमोशनल उनकी वेलबींग डिस्टर्ब कर देती है, और मेंटली भी बहुत ज्यादा उस वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मुझे ऐसे लगता है। हम्म। और एक और पोर्शन हमारी सोसाइटी का ये भी है जो अपनी तरह से जो है वो भी उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। जैसे अच्छा जी ठीक है, अगर मतलब बच्चे को डिवाइस लग गई है ठीक है, अब वो बच्चा खुद ही जो है वो ठीक हो जाएगा। मतलब वो खुद से जो है पेरेंट्स को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ऑलरेडी बेचारे इतने कंफ्यूज होते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोग जो हैं या हमारी सोसाइटी ऐसे पेरेंट्स को और ज्यादा कंफ्यूज करती है, और ज्यादा उनके जो इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग है ना उसको अफेक्ट करती है। ठीक है। जी। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की है आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब पेरेंट्स हेयरिंग इम्पेयरमेंट का पता चल गया और फिर हम्म। पेरेंट्स ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें बच्चे के लिए हेयरिंग एड लगाना है या हमें इम्प्लांट की तरफ जाना पड़ेगा, तो फिर उस पर सोसाइटी का क्या प्रेशर होता है। और मोस्टली लोगों से जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो मोस्टली पेरेंट्स जो है वो ये कह रहे होते हैं कि हमें जब इम्प्लांट हो जाता है तो हमारे आसपास के लोग ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको बताएं कि हमें बच्चे का इंस्टेंट रिजल्ट मिला है। तो इस बारे में आप जी। क्या कहना चाहेंगी। जी। एक्चुअली लोगों को ना सबसे बड़ा जो आई थिंक एक मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में, जैसे हम ग्लासेस पहन लेते हैं ना, हमें लगता है कि हम बिल्कुल क्लियर देखना शुरू कर देते हैं जैसे ही हमें ग्लासेस लगती हैं। पहले अगर हमारी नजर कमजोर है, ग्लासेस पहनी ठीक हो गई। लोगों के माइंड में ना कॉक्लियर इम्प्लांट की जो डिवाइस है या हेयरिंग एड्स है उसके बारे में भी यही कॉन्सेप्ट है, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। उनको ये लगता है कि जस्ट हमने हेयरिंग एड्स लगा दिए, कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चे को लग गया, बस परफेक्ट उसकी हेयरिंग हो गई और ऑटोमेटिकली जो है अब उसकी स्पीच भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। स्पीच थेरेपी जो हम कहते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट या हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बाद करानी जरूरी है, इससे क्योंकि ये एक प्रोसेस है। बच्चा फौरन से नहीं बोलेगा। उस बच्चे ने अगर कभी आवाज ही नहीं सुनी है कभी भी, तो वो बोलेगा कैसे? तो जाहिर है एक प्रोसेस है, हमने बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, हर चीज जो है हमने उनको सिखानी है।
बट हमारी सोसाइटी में पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, उनको लगता है कि हम कोई जादू का बटन एक दबा देंगे और बच्चा जो है वो फौरन से हमें बोलना शुरू कर दे, हमें आंसर दे। क्यों? क्योंकि जी डिवाइस लग गई है। बट ऐसा जो है वो बड़ा मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। और हम वही बात है, पेरेंट्स को भी इसीलिए गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। और कुछ लोगों को समझ आ भी जाती है, कुछ लोगों को नहीं आती, बट आई थिंक हम जितना कोशिश कर सकते हैं हम करते भी हैं पेरेंट्स को समझाने के लिए। बट जाहिर है वो जो सोसाइटी के कुछ फैक्टर्स हैं, उनको समझाना उनके लिए भी टफ हो जाता है और हमारे लिए भी टफ हो आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये जो प्रोग्रेस है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और ये स्टेप बाय स्टेप आता है। ये वन नाइट में तो सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुआवजा हो जाए जाता फौरन है। तो बच्चा ठीक हो जाए। अच्छा, जी आप क्या समझती हैं कि वो पेरेंट्स जिनको ऐसे सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है, वो इमोशनली और मेंटली जो है किस तरह से अफेक्ट होते हैं, और उनके हम्म। इमोशनल और सोशल जो प्रेशर लेने के बाद बच्चे की प्रोग्रेस पे किस तरह से इफेक्ट होता है, और बच्चे को किस तरह की चीजों का सामना करना पड़ सकता है अपनी स्पीच थेरेपी जर्नी को लेके। जब हम पेरेंट्स को बार बार कहते हैं या बार बार उनको इस चीज के बारे में रिग्रेट फील करवाते हैं ना कि जैसे आप बच्चे के लिए सब कुछ नहीं कर रहे, आई थिंक हमें उनको भी थोड़ा सा जो है ना रिलैक्स करना चाहिए कि वो भी पेरेंट्स हैं। उनके उनका जो मतलब कि उस वक्त फेज से वो गुजर रहे होते हैं, ये शायद सिर्फ उन्हीं को ही आइडिया होता है कि वो जितना अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं वो कितना मतलब उनके लिए भी टफ है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। सो आई थिंक हमें वो भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए। एंड मदर ब्लेमिंग जो हमारे बहुत आम है कि हर चीज का कसूर हम कहते हैं कि माँ की वजह से हुआ है। नहीं बोल रहा माँ की वजह से, नहीं बोल रहा ये इशू हुआ जी मदर की वजह से नहीं हुआ, बच्चे की ट्रेनिंग नहीं। सो आई थिंक ये सब चीजें भी इन दी एंड मदर के जो एक होती है मेंटल हेल्थ, उसको भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। एंड जब आप देखें एक घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा हो कि जब पेरेंट्स का एनवायरनमेंट ही ऐसा हो, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ना बच्चे पे भी आता है। बच्चे पे फिर पेरेंट्स जो है वो ज्यादा स्ट्रेस जो है डालना शुरू कर देते हैं, उसको जो है वो ज्यादा जबरदस्ती काम करवाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, बच्चा खुद जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, उसका अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जो है वो शैटर हो जाता है, उनकी अपनी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। और टोटली एक बहुत एक जो आप कह रहे हैं ना अनहेल्दी इन्वायरमेंट, वो एक क्रिएट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ वही बात है, वही चीज कि हमने पेरेंट्स को इतना ज्यादा जो है वो अफेक्ट किया है उनकी मेंटल हेल्थ को, जिसकी वजह से एक ओवरऑल इम्पैक्ट इतना जो है वो बच्चे तक जो जा रहा है वो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग। जी मैम। बिल्कुल। ये स्ट्रेस वाकई पेरेंट्स पे और बच्चों पे बहुत ज्यादा असर डालता है, क्योंकि जिस सिचुएशन में जो बंदा होता है ना, वो अपनी सिचुएशन बेहतर तरीके से एग्जामिन कर सकता है, बजाय इसके कि आप एक अननेसेसरी प्रेशर ला के उसके ऊपर डाल दो कि अच्छा नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे क्यों नहीं हुआ। हमें क्योंकि बेहतर पता है। अल्टीमेटली पेरेंट्स से ज्यादा बच्चे का कोई सगा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि इन अदर वर्ड्स के सिर्फ बाकी सब तो सिर्फ तमाशाई होते हैं, कि वो आपको जब आप एक्सेल कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपके साथ होते हैं, जो जब आप अपने स्ट्रगल में होते हो तो उस टाइम पे कोई आपके साथ नहीं होता, लेकिन हर कोई जो है आपकी सक्सेस देख रहा होता है। पॉइंट आउट करने के लिए तो जी। सारे आ जाएंगे, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो फिर उस टाइम पे जो है सबकी जुबानें बंद हो जाती हैं। क्रेडिट भी आ बहरहाल। जाती है, क्रेडिट भी आ जाती है। हाँ, बहरहाल, अच्छा, आपके ख्याल में जो सोसाइटी की तरफ से हेयरिंग इम्पेयरमेंट और इससे रिलेटेड हम्म। डिवाइसेस को लेके अवेयरनेस की कमी है, उसे हम किस हम्म। तरह से दूर कर सकते हैं, और हम इसे कैसे एम्पैथेटिक और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी चीज आपने की कि अवेयरनेस, हम इस चीज की जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे इसमें लगता है कि हमारी एक होती है एजुकेशन, जो सबसे पहला स्टेप है ऑब्वियसली, लोगों को एजुकेट करना, साइको एजुकेट करना, काउंसिल करना कि ये चीज जो है पेरेंट्स जिस फेज में से गुजर रहे हैं हमें उस चीज को समझने की जरूरत है। जैसे आपने मैम यूज किया वर्ड एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब ही ये होता है कि हम अपने आप को उनके शूज में डाल के देखें कि वाकई में वो चीज क्या हम वाकई में फील कर सकते हैं जिस पेन में वो है। तो वो चीज हमें सबसे पहले जो है लोगों को फील करने की जरूरत है कि वो जिस फेज से गुजर रहे हैं हमें उस हम कभी भी नहीं सोच सकते, लेकिन हम एटलीस्ट ट्राई तो करें कि उनको समझें। तो ये बाकी लोगों को भी समझाना बड़ा जरूरी है, साइको एजुकेट करना भी जरूरी है।
और वही बात जैसे मैंने पहले भी की थी कि ये कोई ग्लासेस नहीं है, या हमने कोई मतलब उस तरह से नहीं किया इलाज कि जी आपने चीज पहना दी और मसला खत्म हो गया। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है। और वही बात है, कंटिन्यूसली अगर हम पेरेंट्स को जजमेंटल नजरों से ना देखें और उनको पेशेंटली उनको सपोर्ट करें, उनके साथ जाएंगे, नहीं नहीं आप कैसे काम करा रही हैं, आप मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आपको किसी चीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी थेरेपी में बहुत से रिसोर्सेज होते हैं जो सब पेरेंट्स सपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो मतलब आई वुड रियली अप्रिशिएट, और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे भी हैं जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो आउट ऑफ द वे जाके ऐसे पेरेंट्स को अकोमोडेट करते हैं। तो आई थिंक ऐसे लोग और भी हमारी सोसाइटी में होने चाहिए जो इस तरह से हो। और वही बात है, जब तक हम उनको वही बात है इस बारे में एजुकेट नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे नहीं, आई थिंक फिर लोगों को उस चीज का आइडिया भी ना हो। एक और चीज जो हम कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए मैम, वो ये है कि हम ऑब्वियसली स्कूल्स में जाएं, हेल्थ प्रोफेशनल्स को अप्रोच करें, और सोशल मीडिया, इन सब के थ्रू हम ये चीज जो है एक बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी हमें मिल जाता है कि हम अपना मैसेज लोगों तक कन्वे कर दें कि ये प्रोसेस है क्या बेसिकली। जो हम मतलब कि कॉक्लियर इम्प्लांट की थेरेपी जब करवाते हैं, या हेयरिंग इम्पेयरमेंट में जब हेयरिंग एड्स लगते हैं, उन बच्चों की जो थेरेपी होती है उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, हम्म। कितना बड़ा चैलेंज है, कितना टाइम लगता है, और उसमें कितना पेशेंट होना जरूरी है। क्योंकि वही बात है, आपको भी मैम पता है, मुझे भी पता है कि एक हर थेरेपिस्ट का स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट होता है, और दूसरा जो बच्चा, इवन जो सारे बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं, वो सब डिफरेंट है, उनके रिस्पॉन्सेज डिफरेंट है। वो एक चीज में एक बच्चा अच्छा है तो दूसरी चीज में दूसरा बच्चा अच्छा है। और कुछ बच्चे होते हैं जो काफी टाइम तक कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब वो करना शुरू होते हैं तो फिर वो बहुत से बच्चों से वो आगे निकल जाते हैं। तो वो सब चीजें हमने देखी हैं, सो वी नो। हम कभी भी एक स्टैंडर्ड के थ्रू बच्चों को नहीं देखते कि जी नहीं ये वाला स्टैंडर्ड इसने अभी तक मीट नहीं किया, ओ माय गॉड आप में जो है मतलब बच्चा जो है वो कभी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक ये चीज भी हमें लोगों को बतानी बहुत जरूरी है कि हर बच्चे का रिस्पॉन्स डिफरेंट है, हर किसी की प्रोसेस डिफरेंट है। और वही बात है, रिजल्ट हम सबका वही है, गोल सबका वही है। और इनशाला अगर हम पेशेंट रहें, पेरेंट्स की सपोर्ट करें, बच्चे की सपोर्ट करें, तो हम उस बच्चे को एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं जिसमें उसकी स्पीच भी डेवलप हो जाए और लैंग्वेज भी डेवलप हो जाए। चलो। जी मैम। एक और चीज में अभी मेरे माइंड में आई है कि होता ही है कि जैसे अगर हम डोमेस्टिकली बात करें फैमिली सपोर्ट के हवाले से, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि अगर मदर थेरेपी के लिए आ रही हैं तो मदर ने ही घर जाके काम करवाना है। फादर्स को भी, हमारी कोशिश होती है कि हम फादर्स को भी थेरेपी में इन्वॉल्व करें। अगर मैं, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जिसके, हम्म। जब बच्चे के साथ सिर्फ मदर काम कर रही होती है ना, तो बच्चे का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है जब नहीं होता। वो हम ये देखें कि फादर भी साथ काम करें। इसीलिए जी फादर्स जी। को मैं साथ साथ कहती हूँ कि अगर माँ दिन में 2 दफा काम करवाती है तो आप आके अगर बच्चे को आधा बिल्कुल घंटा भी देते हैं तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा। और एक और बिल्कुल। इशू जो है वो ये भी आता है कि अच्छा, अगर किचन भी माँ ने संभालना है, सफाइयां भी माँ ने करनी है, और जी। घर के बाकी भी सारे काम माँ ने करने करने हैं, हैं। तो बाकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो जस्ट इसलिए हैं कि वो पॉइंट आउट कर सके। और उसी मदर ने एग्जैक्टली। जब रात को, बहुत सारे केसेस में ये होता है कि रात को माँ जो है वो सारे कामों से फ्री होके उस टाइम उसने लेके बच्चे को बैठना होता है। और फिर इस चीज पे ब्लेम किया जाता है कि लो जी आप तो इतने पैसे लगा रहे हो थेरेपी पे, पहले हमने जी ऑपरेशन करवाया और अब आप थेरेपी पे भी लगा रहे हो, तो जाके करवाते क्या हो, या थेरेपिस्ट जो है वो क्या करवाता है, तो बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा, रातों रात में रिजल्ट नहीं आ रहा, एंड ऑल दैट। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे शेयर करेंगी कि फैमिली सपोर्ट जो है वो कितनी ज्यादा मैटर करती है इस चीज में? बहुत ज्यादा मैटर करती है मैम, मुझे तो लगता है। बिकॉज अगर आप देखें ना, एक मदर के ऊपर जैसे आपने कहा इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम्म। हैं, तो जाहिर है फिर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम दे दें। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो हेयरिंग इम्पेयर्ड है, सिर्फ एक मदर का वही बच्चा तो नहीं होगा ना, और भी बच्चे होंगे, और को भी देखना है, फिर बाकी घर को भी देखना है, घर के सब लोगों को देखना है। सो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मदर की क्यों हो कि मदर ने काम कराना है। सबको ही मुझे लगता है इसमें चिप इन करना चाहिए, सबको ही इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड आपने बिल्कुल सही बात की है कि मुझे एक चीज ये भी लगती है कि जो बच्चे होते हैं जो मदर से ज्यादा मतलब कि क्लोज होते हैं या अटैच्ड होते हैं ना, वो अपनी मदर्स को ज्यादा मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, जो हमने देखा है, आपने भी देखा होगा। मदर्स भी कहती नहीं मैं नहीं काम करा सकी, ये रोया था तो मैंने कहा कि चलो आज नहीं कराते हैं। तो वो
फादर्स के साथ थोड़ा सा ना डिफरेंट हो जाता है। फादर्स क्योंकि होते हैं स्ट्रिक्ट, फादर्स सारा दिन वही बात है बाहर होते हैं, जब वो वापस आए एक दफा मैं भी जरूर ये पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप जरूर अपने बच्चे को लेके बैठें और उसे क्वेश्चन जरूर करें कि काम किया था या नहीं। मुझे लगता है कि इतना भी अगर फादर्स करना शुरू कर देना तो बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे और बच्चे भी काम करेंगे कि नहीं आज बाबा ने मुझे पूछना है घर आके तो मैंने परफॉर्म करना है। एंड सेम गोज फॉर अदर्स। जैसे हम कहते हैं कि स्क्रीन टाइम नहीं देना, ये सब चीजें तो जो आप जैसे कह लें, मैं ये नहीं कहती डायरेक्ट थेरेपी, बट एक सपोर्ट में फॉर एग्जांपल एक एनवायरनमेंट तो आप ऐसी बना ही सकते हैं ना घर में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, कि वो ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट मदर के लिए बना दें जिसमें बच्चे की लर्निंग ही हो। कोई भी चीज उसमें वही बात है वो बैकफुट पे ना जाए या रिग्रेशन में ना जाए, हर चीज में उसकी हमें प्रोग्रेस ही नजर आए, डेवलपमेंट नजर आए, एक हेल्दी इन्वायरनमेंट क्रिएट करें। तो आई थिंक उसमें सब लोगों का ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा लोग घर के इन्वॉल्व होंगे, मुझे ऐसे लगता है, मेरा बिलीव भी यही है कि बच्चे में भी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। जी। और जनरलाइजेशन के बारे में आप क्या कहेंगी कि मोस्टली हम्म। पेरेंट्स के साथ ना ये देखा जाता है कि वो जनरलाइज हम्म। चीजों को नहीं करते, चीजों को सिर्फ थेरेपी तक ही रिस्ट्रिक्टेड किए रखते हैं कि अच्छा ठीक है ये 20 मिनट मैंने करवा लिया और फिर बस वो जैसे रट्टा होता है वैसे बच्चे को करवा लिया, रट्टा शट्टा लगवा लिया और हाँ। फिर मतलब जितना काम दिया है, जितना सेशन में जितने भी जो सेशन प्लान है वो फॉलो कर लिए, लेकिन उसको अपनी रूटीन में अप्लाई नहीं किया और अल्टीमेटली फिर वो पेरेंट्स जो है वो कंप्लेन करते हैं कि बच्चा जो है ये खुद से सेंटेंसेस नहीं बना रहा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपने बिल्कुल सही बात की है। जनरलाइजेशन का आइडिया भी पेरेंट्स को देते देते ना बहुत टाइम लग जाता है, आपको भी आइडिया होगा कि उनको एक चीज आप समझा देंगे कि आपने ये चीजें इसे घर में ही पूछनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स देते हैं, बिग स्मॉल का हो गया, ओपन क्लोज का हो गया, इस तरह के डिफरेंट जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब वही बात है, हमें तो पता है कि हमने सिर्फ एक बॉक्स पे तो नहीं कराना ना, बिग बॉक्स है या स्मॉल बॉक्स है या हाँ। इस तरह से हमने तो हर चीज पे जनरलाइज कराना है। अब मैं उनको यही चीज कहती हूँ कि अपने घर में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, बड़ी हैं छोटी हैं, उन सब चीजों पे कराएं। वो घर जाके भी एक चीज पे करा लेंगे और कह देंगे कि जी नहीं परफेक्ट हो गया। फिर हम वही सेशन में अगर उसको कोई और डिफरेंट चीज दिखा देंगे, बच्चे को वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो तब जाके फिर हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि नहीं आपने और चीजें उन सब पे भी अप्लाई करना है और जनरलाइज करना है। तो आई थिंक जनरलाइजेशन पेरेंट्स को समझाने में भी हमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो डिले हो जाता है जनरलाइजेशन में। बट इन दी एंड मुझे लगता है कि जैसे मदर को कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है या घर वालों को समझ आ जाता है जनरलाइजेशन करवानी है, और उनको जब आइडिया हो जाता है कि नहीं ऐसे नहीं मैं ऐसे, तो फिर मदर्स खुद आपको आइडियाज देना शुरू कर देती हैं। एक्चुअली जैसे मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि जेनेट अच्छा मैंने आज ना बच्चे को इस तरह से करवाया था तो उसने कर लिया, मुझे बता दिया, मैंने तो उसको जस्ट ऐसे ही पूछा था। तो वही बात है, फिर आपको भी मतलब कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं अब ये कॉन्सेप्ट इनको भी समझ आ गया है। और फिर ये कि विद टाइम आपकी चीजें भी आसान हो जाती हैं और जनरलाइजेशन डेवलपमेंट भी बहुत इजी हो जाती है। स्टार्ट में बस थोड़ा टफ। ये एक बड़ा लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा अगर हम इसी चीज पे डिस्कस करने लगे कि थेरेपी को आपको किस तरह से लेके जाना पड़ेगा। थैंक यू सो जी। मच अनेट, हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इंसाइटफुल डिस्कशन हमारे साथ की। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो लिसनर्स हैं इनको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ लाइफ जब कोई बंदा गुजार रहा होता है तो पेरेंट्स और बच्चों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और इनको एक एम्पथेटिक एनवायरनमेंट देना चाहिए, और ये सब जो है हम मिलके कर सकते हैं और ये हमारी बीइंग द सोसाइटी, ये हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समझें और पेरेंट्स का साथ दें। और फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि हम फ्यूचर में भी इस किस्म की काफी सारी एपिसोड्स लेके आएंगे और पेरेंट्स को काफी इंसाइटफुल डिस्कशन जो है वो देखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे दोबारा बुलाया इस चीज के लिए, थैंक यू सो मच। एंड मैं अगेन कहूंगी कि आप बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही हैं सब पेरेंट्स के लिए, जिसमें आप बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करी हैं। सो आई होप आप इसी तरह कंटिन्यू रखें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। एंड थैंक यू सो मच आज के लिए भी, आपने बुलाया एंड इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। वेलकम जी। तो ये थी आज की डिस्कशन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सुना
और अगली बार हम एक और टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए याद रखें कि हर बच्चे का ये एक नया सफर होता है और हर सफर को इज्जत और सपोर्ट मिलनी चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो पेरेंट्स जो इस चीज से गुजर रहे हैं उनको बेहतर तरीके से सपोर्ट मिल सके। अल्लाह हाफिज।